निरूपा को रह रहकर एक ही खलिश तड़पा रही थी कि नुमान ने उसके मुतालिक क्या राय कायम की होगी। इस सवाल का जवाब उसके दिल ने दर्जनों मर्तबा उसे असबात में देखकर मुतमईन किया था, लेकिन एक अजीब बेकली सी उसे लगी रहती थी। क्या करे, किधर जाए, किसे अपना दुखड़ा सुनाए। उसका अलमिया तो ये था कि खुद पर टूटने वाली कयामत से किसी को आगाह ही नहीं कर सकती थी। किसको बताती कि वो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट के इश्क में मुब्तला है। ये नाकाबिल मुआफी जुर्म था। उसको गद्दार समझा जाता जो वो नहीं थी, या उसके जहन में दूर दूर तक गद्दारी का कोई तसव्वुर भी मौजूद नहीं था। उसे अपने देश से उतनी ही मोहब्बत थी जितनी किसी भी भारतीय को हो सकती थी। उसे ये तो गुमान भी नहीं था कि कभी नुमान नाम का कोई नौजवान इस तरह उसके दिल में आकर चुपके से बैठ जाएगा और फिर कभी वहां से निकलने का नाम भी नहीं लेगा। खुद को नॉर्मल जाहिर करना भी उसकी मजबूरी थी। वो एक फौजी घराने की बेटी थी जिसकी एक साख थी, नाम था और सबसे बढ़कर दिल्ली शहर में एक मकाम था। आज से गालिबन 30 साल पहले उसके दादा बंगाल से यहाँ आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। उसका बाप आर्मी का कर्नल और माँ होम डिपार्टमेंट की आला ऑफिसर थी। वो उन लोगों के सामने न तो खुद कोई एहसास जुर्म में गिरफ्तार होने का तासुर दे सकती थी और न ही इस भरे पूरे शहर में अपनी किसी दोस्त को अपना हमराज बना सकती थी। अब उसे सारी जिंदगी इसी खलिश के साथ अकेले ही जीना था। कितना बड़ा अलमिया था कि वो अपने अंदर फूटने वाले दुख के इस जहर से किसी को आगाह करने का खतरा भी मोल नहीं ले सकती थी। उस रोज पहली मर्तबा वो अपनी माँ के साथ कालका मंदिर गई और काफी देर तक देवी माँ के सामने दोनों हाथ बांधे अपने दिल का हाल सुनाती रही। खामोश और पथरीली आंखों वाली देवी माँ अपनी उस भक्त का दुखड़ा सुनती रही, लेकिन उसे दिलासा न दे सकी। निरूपा ने दिल ही दिल में देवी माँ से कई सवालात किए थे, अपने गुनाह और जुर्म दरियाफ्त किया था, लेकिन पत्थर की देवी माँ खामोशी से उसकी तरफ देखती रही। शायद उसके पास निरूपा के उन सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। एक माह के बाद ऑफिस जाने पर उसे बताया गया कि उसका तबादला रिकॉर्ड ऑफिस में कर दिया गया है। उसे ऑपरेशनल विंग से अलग कर दिया गया था और रिकॉर्ड ऑफिस में जाने का मतलब सिवाय इसके और कुछ नहीं था कि अब वो रॉ के लिए उज़्वे मुअत्तल बन चुकी है। उस रोज पहली मर्तबा उसने बाप को एतमाद में लेकर सारी राम कहानी बयान कर दी। कर्नल रॉय ने अपनी बेटी की तमाम बातें बड़े गौर से सुनी और अगले रोज तक उससे जवाब देने की मोहलत तलब की। अगले रोज उसने अपनी बेटी से कहा कि अगर वो चाहे तो इन सर्विसेज से इस्तीफा दे सकती है। वो गुज़श्ता 24 घंटे सिर्फ यही जानने के लिए कोशिश रहा था कि अपनी बेटी को रॉ से निजात कैसे दिला सकता है, और अपने असर रसूख से मुतल्लिका मालूमात और ताउन की यकीन दहानी हासिल करने के बाद उसने अपनी बेटी को ये ऑप्शन दिया था। वो बोली, मैं अब यही चाहती हूँ डैडी, इस फजा में ज्यादा वक्त गुजारना शायद मेरे लिए मुमकिन ही ना हो। और अगले 10 रोज में उसे मेडिकल ग्राउंड्स पर रॉ से अलग कर दिया गया। धनपत सिंह बड़ा घाघ खिलाड़ी था। शुमई हालात ने उसे गो के बुरी तरह रगेदा, लेकिन इतनी जल्दी हार मानने वाला वो भी नहीं था। उसकी गुज़श्ता खिदमात का रिकॉर्ड आड़े आया और 15 दिन बाद उसे इंटेरोगेशन से वार्निंग के साथ निजात मिल गई। मामूल के मुताबिक उसे भी 1 माह की रुख्सत पर भेजा गया था। ये बात वो जानता था कि इस दौरान उसकी मुकम्मल और भरपूर निगरानी की जा रही थी और उसके अफ़ालो आदात और रोज़मर्रा मामूलात का सख्त मुहासबा हो रहा था, जिसके बाद ही एजेंसी के आले दिमाग किसी नतीजे पर पहुंच सकते थे। उसने खुद को मुकम्मल नॉर्मल रखा और इस सूरत हाल पर जिससे वो 2-4 हुआ था सिर्फ मामूली सा हादसा जानकर नजरअंदाज कर दिया। दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन के हुसूल के लिए उसने कोई ऐसी गलती नहीं की थी जिसका नोटिस लिया जाता। 1 माह बाद जब वो वापस आया तो उसने भगवान का शुक्र अदा किया कि उसे अभी तक उसके आला अफसरान ने ऑपरेशनल विंग से अलग नहीं किया था, जिसका मतलब था कि अब वो अंडर सर्वेलेंस नहीं है और पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकता है। धनपत सिंह ने कसम खाई थी कि उसे झूठा इल्जाम लगाकर इंटेरोगेशन सेंटर पहुंचाने वाली निरूपा रॉय से वो अपनी आहानत का बदला जरूर लेगा। वो ठंडा लेकिन बेइंतहा मुंतकिम मिजाज शख्स था। निरूपा के हाथों उसने बहुत जिल्लत उठाई थी। अभी वो निरूपा का पहला कर्ज नहीं उतार सका था कि उसकी तरफ से दूसरी किस्त जारी हो गई। इस बात का उसे यकीन था कि जल्द या बदेर अब निरूपा रॉय एजेंसी में नहीं रहेगी, क्योंकि जहां उसके उसूल ज़वाबित की जद में आने के बाद किसी का बच रहना मुमकिन नहीं था। अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद काफी देर तक नुमान उसके मुतल्लिक सोचता रहा। उसे हैरानी इस बात की थी कि आखिरी लम्हात तक वो निरूपा रॉय की असलियत क्यों न जान पाया। निरूपा ने उसे आखिरी लम्हात में गो के चौंका दिया था और एक ही वक्त में उसकी जिंदगी के 2 अहम तरीन सरप्राइज दिए थे। एक इस बात का इंकशाफ करके कि उसका ताल्लुक रॉ से है और दूसरा उसे फरार होने का मौका देकर।
नुमान को समझ नहीं आ रही थी कि वो निरोपा से मुतल्लिक क्या राय कायम करे। जिंदगी में पहली मर्तबा उसने किसी को अपने दिल से इतना करीब महसूस किया था कि अब वो वाकई निरोपा की कमी महसूस करने लगा था। निरोपा उसकी बहरहाल मोहसिना थी, जिसने उसे बर वक्त होटल से निकल जाने का मौका फराहम किया था। बसूरत दीगर नुमान को शदीद जिस्मानी के साथ साथ नफ्सियाती तकलीफ का सामना भी करना पड़ता, क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस वाले किसी भी पाकिस्तानी को शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे मुकम्मल बेबस करके उसकी अजीबो गरीब फिल्म बनाते थे और बाद में पुलिस में उसके खिलाफ ये मुकदमा भी दर्ज करवा दिया जाता था कि मुतल्लिका अहलकार फलां भारतीय बाशिंदे से जासूसी दस्तावेजात वसूल कर रहा था या उसे पैसे दे रहा था। अब तक 3-4 केस ऐसे भी हुए थे जहां पाकिस्तान हाई कमीशन के मुलाजमीन को इस तरह बाजारों से पकड़कर उन पर जाली करेंसी चलाने के इल्जामात आयद किए गए थे। नुमान के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या वो खुद को कभी माफ कर पाता। हकीकत थी कि उसे निरोपा रॉय ने अपने हुस्न और इश्क के जाल में उलझाकर उस अंजाम तक पहुंचाना था, जबकि वो खुद उसे अपना शिकार बनाने जा रहा था। शिकारी का खुद शिकार हो जाना क्या छोटा सा अलमिया होता। अब उसे खुद से ज्यादा निरोपा रॉय की फिक्र हो रही थी। निरोपा ने उसके लिए कुर्बानी तो दे दी थी, अपना प्रायश्चित यानी कफारा तो कर लिया था, लेकिन इस कुर्बानी की उसे कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसका तसव्वुर भी बड़ा जानलेवा था। वो इंटेलिजेंस कम्युनिटी का बंदा होने के नाते अच्छी तरह इस हकीकत से आगाह था कि उसके फरार के फौरन बाद रॉ ने रॉय को गिरफ्तार कर लिया होगा। उसे गिरफ्तारी के बाद किन किन मराहिल से गुजारा जाएगा ये वो अच्छी तरह जानता था। उसे एक ही खौफ दामनगीर था कि अगर किसी मरहले पर निरोपा रॉय ने हथियार डालते हुए ये बात तस्लीम कर ली कि उसने ही नुमान को फरार होने का मौका दिया है, तो निरोपा रॉय को नाकाबिल बयान हशर से दो चार होना पड़ेगा। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि कम से कम निरोपा के अंजाम की उसे खबर हो जाए और वो ये भी जान ले कि निरोपा रॉय अब किस हाल में है। निरोपा रॉय की कोई खबर जानने के लिए उसे 15 दिन इंतजार के कर्ब से गुजरना पड़ा। गो कि इस दौरान वो कारोबार हयात को बतरीके एहसन चलाता रहा, लेकिन निरोपा का ख्याल एक लम्हे के लिए भी उससे अलग न हो सका। बिलाखिर उसने अपने एक सोर्स के जरिए ये जान लिया कि निरोपा रॉय को रिहा करके घर भेज दिया गया है, जिसका मतलब था उसकी जान बच गई। ये खबर मिलने के अगले ही रोज वो वापस अपने वतन जा रहा था। इससे पहले कि भारतीय उसे पर्सन नॉन ग्रेटा करार देकर भारत से निकल जाने का हुक्म देते, उसे हाई कमीशन से हटा लेने का फैसला कर लिया गया। नुमान की तैनाती अब मिडल ईस्ट में हो चुकी थी। 3 साल तक वो मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में खिदमात अंजाम देता रहा, जिसके बाद उसे नेपाल भेज दिया गया। इन 3 सालों में दर्जनों हंगामे उसकी जिंदगी में हुए। हस्बे मामूल उसने कई एडवेंचर खुद अंजाम दिए और कई उसके साथ अंजाम पाए, लेकिन उसने निरोपा को कभी न भुलाया। एक अजीब सी खलिश उसे लगी थी कि किसी भी तरह जिंदगी में दोबारा निरोपा से मिल सके। नेपाल जाते हुए इस ख्वाहिश ने ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली थी। 3 सालों में दर्जनों मर्तबा आशीष कुमार ने नुमान को याद किया था। नुमान की वजह से उसे अपने हमकारों में जो सुबकी उठाना पड़ी और उसके बूढ़े सीनियर अफसरान ने जिनके मुतालिक वो उठते बैठते रिमार्क्स पास किया करता था, आशीष कुमार की जिस तरह भद उड़ाई, उस हादसे को वो कभी न भूल पाया। उसने काली माता की मूर्ति के सामने खड़े होकर वचन दिया था कि जिंदगी में जब कभी मौका मिला वो नुमान से अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और सारा कर्ज सूद समेत वसूल करेगा। उसने 3 साल तक खुद को कभी नुमान से बेखबर नहीं रखा। दुनिया के जिस मुल्क में भी नुमान ने खिदमात संभाली, उसे रिपोर्ट मिल जाया करती थी। उसने नुमान की फाइल कभी बंद नहीं होने दी। उस रोज जब खटमंडू में रॉ के मरकजी दफ्तर की तरफ से उसे इत्तला मिली कि नुमान यहाँ पाकिस्तानी काउंसलेट में आ गया है, तो वो खुशी से झूम उठा। उसने दिल में तहैया कर लिया था कि इस मौके से बहरहाल फायदा उठाएगा और नुमान को ऐसा सबक देगा जो वो कभी न भुला पाए। इस मर्तबा किसी मुमकिन कबाहत से बचने के लिए उसने किसी और की बजाय खुद मैदान में उतरने का फैसला किया था और नेपाल जाकर खुद रैकी करने के बाद ही कोई मंसूबा बनाने की ठानी थी। अगले रोज वो एक भारतीय बिजनेसमैन के रूप में खटमंडू पहुंच चुका था, जहां उसके मातहतों ने उसे नुमान के दर्शन कराने का पूरा एहतमाम कर रखा था। नेपाल में अपनी जिम्मेदारियां संभालने के करीबन 2 माह बाद नुमान को घर से निकलने का मौका मिला था और वो भक्तापुर जा रहा था। मंदिरों, मुजस्समों, देवी देवताओं और पुरस्कार दुनियाओं वाले इस शहर को देखने की तमन्ना हर किसी को होती थी। नुमान अपनी आदत के मुताबिक अकेला ही इस तरफ आया था। वो उमूमन अकेला ही सैरो सयाहत को निकल जाया करता। सुर्ख ईंटों से बनी तंग और कदरे शान वाली सड़कों, लकड़ी की कदीम पुरस्कार इमारतों और मंदिरों वाला ये तिलिस्माती शहर उसे बहुत पसंद था।
12 साल पहले वो एक मर्तबा यहाँ आया था और तब से अब तक यहाँ दोबारा आने की तमन्ना रखता था। नुमान ने नेपाल के मुतालिक बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। आए रोज उनके लिए यहाँ इंडियन इंटेलिजेंस कोई ना कोई मसला खड़ा किए रखती। खुसूसन 3 माह पहले खटमंडू से अगवा होने वाले इंडियन एयरलाइंस के जहाज के वाक़े में पाकिस्तान को जबरदस्ती मुलव्विस करने का सिलसिला अभी तक जोरों शोर से जारी था। भारतीय अपनी हजीमत का बदला लेने के लिए जो उन्होंने भारत की एक आज़ादी पसंद तहरीक के हाथों जहाज अगवा होने की सूरत में उठाई थी, दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात की बौछार कर रहे थे। गुज़श्ता 3 माह में 3 पाकिस्तानी काउंसलेट के अहलकारों को जबरदस्ती गलत कामों में मुलव्विस करने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब उनकी हालत जख्म खूरदा सांप जैसी हो रही थी। इन हालात में नुमान की नेपाल में तैनाती ने रॉ के कान जरूरत से ज्यादा खड़े कर दिए थे। उस वक्त वो भक्तापुर के उस कदीम बाजार से गुजर रहा था जिसके दोनों तरफ सदियों पुराने लकड़ी के तिलिस्माती मंदिर खड़े थे और जहां चारों तरफ गैर मुल्की जोड़े एक दूसरे से चिमटे चरस के कश लगा रहे थे। नुमान अपनी दानिस्त में चौकस था और उसने खुद को किसी भी पेशामदा सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार किया हुआ था। लेकिन उसे इस बात का इल्म न हो सका कि उसके बिल्कुल सामने बाजार के कोने पर बने होटल हिमालय होराइजन की खिड़कियों से तस्वीर उतारते फोटोग्राफर्स में आशीष कुमार भी मौजूद हैं, जिसके कैमरे के इंतहाई ताकतवर लेंस ने उसे पूरी तरह अपने हिसार में ले रखा था। उस जदीद कैमरे के जरिए उसने नुमान की 20 मिनट की फिल्म बनाई थी जिसमें उसे हर एंगल से एक्सपोज कर लिया था। अब वो मुतमईन होकर अपने कमरे की तरफ वापस जा रहा था। अगले रोज आशीष कुमार एयर लंका की फ्लाइट से वापस चला गया। एयरपोर्ट से वो अपने ऑफिस की तरफ जाने की बजाय सीधा हेडक्वार्टर की तरफ गया, जहां उसका खुशदिली से इस्तकबाल किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन मिस्टर निगम ने उसे दफ्तर के दरवाजे पर खुद खुशामदीद कहा और अब दोनों निगम के कमरे में मौजूद टीवी की स्क्रीन पर नुमान की वो फिल्म देख रहे थे जो रॉ के उस 007 जेम्स बॉन्ड ने बनाई थी। फिल्म को जगह जगह रोककर आशीष कुमार नुमान की मुख्तलिफ जिस्मानी हरकत और खद्दोखाल की अपने अल्फाज में बड़े बेहुदा अंदाज में वजाहत करता जा रहा था। निगम ने उसकी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए। वेल डन यार, कमाल कर दिया। ये वैसे भी उसकी मजबूरी थी। वो जानता था आशीष कुमार DGI 2 का दामाद है, जिसके पास निगम की केस फाइल पहुंच चुकी थी और जिसने निगम की मजीद तरक्की के अहकामात करने या फिर उसे पुरानी तनख्वाह पर गुजारा करने का हुक्म सुनाना था। निगम ने खिलाफ आदत अपने कमरे में खुद ही 2 पैक तैयार किए और अब वो आशीष कुमार की पेशगी कामयाबी का जश्न मना रहा था। 20 रोज के बाद बिलाखिर उसे वो इत्तला भी मिल गई जिसके लिए वो बहुत उतावला हो रहा था। उन 5 को मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ इकट्ठा किया गया था। 2 का ताल्लुक तमिलनाडु से था, 1 का महाराष्ट्र से, 1 का यूपी से और 5वां देवान चंद उसका असिस्टेंट और एजेंसी कमाना हुआ तखरीबकारी का उस्ताद था। उसके तरबियत याफ्ता हाईजैकरों ने 2 कामयाब अगवा की वारदातें करके दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। दीवान चंद चारों का कमांडर था। 5 पत्थर के मुजस्समों की तरह आंखें झपकाए बगैर उसकी तरफ देख रहे थे। आशीष कुमार ने उन्हें एक बड़े मेज के सामने बिठा रखा था जिसके दूसरे कोने पर वो एक छड़ी लिए खड़ा था। 3 घंटे से वो इन 5 को ब्रीफिंग दे रहा था और अब उन्हें सारा प्लान हिफ्स हो चुका था। वो आंखें बंद करके एक एक तफसील आसानी से दोहरा रहे थे। आशीष कुमार ने उनकी हौसला अफजाई की। वेल डन। चारों मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते थे, गो कि उनकी हैसियत भारत के दुश्मनों की थी और वो मतलूब दहशतगर्द थे। लेकिन इस हकीकत से सिर्फ एजेंसी के चंद लोग आगाह थे कि ये चारों अपनी अपनी तंजीमों को डबल क्रॉस कर रहे हैं और दरअसल रॉ के ज़रख़रीद एजेंट हैं, जिन्हें रॉ ने मुख्तलिफ मौक़े पर गिरफ्तार करने के बाद ब्लैकमेलिंग से अपने लिए काम पर आमादा किया और उनके फरार के शानदार मंसूबे बनाकर उन्हें न सिर्फ फरार करवाया बल्कि मीडिया के जरिए उनकी इतनी तशहीर की गई कि वो अपनी अपनी तंजीम में खुसूसी अहमियत इख्तियार कर गए। उनकी हैसियत अलहदगी पसंदों के नज़दीक हीरोज़ की होकर रह गई थी। आज उन चारों को एक इजाफी मिशन के लिए यहाँ जमा किया गया था। मिशन की इंतहाई अहम और इंतहाई खुफिया अहमियत के पेश नज़र उस ऑपरेशन को रॉ के सिर्फ 5 आले दिमागों तक महदूद रखा गया था, जिनमें से एक का नाम आशीष कुमार भी था, जिसने दरअसल ये सारा खतरनाक मिशन प्लान किया था। और उसकी कामयाबी का मतलब था सारी दुनिया में भारत माता की विजय और पाकिस्तान का बतौर दहशतगर्द मुल्क के प्रोपेगेंडा, जिसके बाद वो आसानी से पाकिस्तान को अगले 3-4 माह के लिए इस अजाब में मुब्तला रख कर अपना उल्लू आसानी से सीधा कर सकते थे। आशीष कुमार के लिए इस मिशन की एक अहमियत सिर्फ इस लिहाज से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी
कि वो इसमें कामयाबी हासिल करके 3 साल पहले की हजीमत का बदला चुकाकर अपनी मजरूह अना की तस्कीन का सामान बहम कर सकता था और अपने उन हासिदों का हमेशा के लिए मुंह बंद कर सकता था जो उसकी कामयाबी का राज उसके ससुर को गर्दानते थे, जो रॉ में इंतहाई हसास ओहदे डायरेक्टर ऑपरेशन पर फाइज था। ये समझा जाता था कि आशीष कुमार की इस महकमे में मौजूदगी का सबसे अहम और मजबूत जवाज उसका ससुर अजय सक्सेना है, जिसकी साहबजादी शुमाई किस्मत से एकेडमी में दौरान तरबियत आशीष कुमार से टकराई और आशीष की धर्मपत्नी बन गई। हालांकि उर्मिला सक्सेना ने कभी ऐसा सोचा भी न था कि वो किसी से शादी करेगी। उसके लिए ICS अफसरान से दोस्ती, ताल्लुक और गुलछर्रे उड़ाना मामूल की कार्रवाई थी। आशीष कुमार उसकी जिंदगी में आने वाला कोई ऐसा पहला मर्द नहीं था। इससे पहले वो आशीष कुमार जैसे कई आला लेकिन नौजवान और ताज़ा वारिद अफसरों को भुगता चुकी थी। लेकिन आशीष कुमार की जहां दीदा नजरों ने सोने की उस चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद करके अपना मुस्तकबिल हमेशा के लिए महफूज कर लिया। वो जानता था कि अजय सक्सेना की रिटायरमेंट में अभी 10 साल बाकी हैं और उसका शुमार एजेंसी के 10-12 आला तरीन अफसरों में होता है। अपनी रिटायरमेंट तक उसने रॉ ही में किसी न किसी आला ओहदे पर फाइज रहना था और उसका दामाद बनने का मतलब था तेजी से तरक्की के जीने तय करना। 4 साला इज़्दिवाजी जिंदगी में ऐसे दर्जनों मौके आए जब उसका जी चाहा कि उर्मिला को कान से पकड़कर अपने घर से निकाल दे। अब तक 3 मरतबा तो वो उसे अपने ही घर में रंगे हाथों पकड़ चुका था, लेकिन उसने अपनी गैरत और गुस्से को उन फजूल बातों पर जाया करने की बजाय अपने मुस्तकबिल को ज्यादा अजीज जाना और सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। जब कभी उसका ज़मीर उसे मलामत करता तो आशीष कुमार खुद को ये कहकर मुतमईन कर लेता कि वो भी तो वही कुछ करता है जो उसकी धर्मपत्नी कर रही है। फिर गिला किस बात का, उसे तो आगे बढ़ना था, खा उसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़ती। दीवानचंद और उसके 4 दहशतगर्द साथी अगले 2 दिनों में मुख्तलिफ तरीकों से नेपाल में दाखिल हुए थे। 5 की मंजिल काठमांडू था, जहां उन्हें अपनी अलग अलग हैसियत में 5 अलग अलग ठिकानों पर कयाम करना था। ये 5 ठिकाने उनके लिए बड़े महफूज और रॉ की निगरानी में थे। मिशन की इंतहाई खुफिया अहमियत के पेश नज़र उनकी शनाख्त का हर मुमकिन तरीका ख़त्म कर दिया गया था। मंसूबाबाजों ने हर ऐसे इम्कान को पेश नज़र रखा था जिसका सामना उन्हें हो सकता था। दीवानचंद ने 4 से अलग अलग मुलाकात करके फाइनल चेकिंग मुकम्मल कर ली थी। उन 4 में से किसी को भी एक दूसरे के ठिकाने की इत्तला नहीं थी। अलबत्ता दीवानचंद को उनके तमाम मामूलात का इल्म था। उसने सख्ती से 4 को हिदायत की थी कि वो अगले हुक्म तक अपने ठिकानों तक ही महदूद रहेंगे। उन ठिकानों पर 4 को दुनिया की हर वो अय्याशी मयस्सर थी जिसकी वो ख्वाहिश रखते हों। 2 दिन तक दीवानचंद उनके साथ अलग अलग तवील मुलाकातें करता रहा। इस दौरान उसने इस बात की यकीन दहानी हासिल कर ली थी कि 4 उनके तयशुदा प्लान के मुताबिक ही खुद को तैयार कर रहे हैं। दीवानचंद को सिर्फ एक ही बात की फिक्र थी कि जहां वो मौजूद थे वहां तमाम तर असर रसूख के बावजूद, हर मुमकिन सहूलत के बावजूद भी खतरा उनके सर पर मंडला रहा था कि यहाँ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस भी सरगर्म अमल है और खुसूसन पाकिस्तान की तरफ से उनकी किसी भी हरकत का किसी भी लम्हे नोटिस लेकर उसका जवाब बड़े भरपूर तरीके से देने की माजी में कई मिसालें मौजूद थीं। दीवानचंद की शदीद ख्वाहिश थी कि अपने बॉस आशीष कुमार की तवक्कुआत पर 100% पूरा उतरे और कोई ऐसी गलती उनसे न हो जिससे ये मंसूबा इब्तिदा में ही खटाई में पड़ जाए। उसे बहुत सोच समझ के साथ फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना था। गो कि उस मुल्क को वो भारत की झेली रियासत से ज्यादा हैसियत नहीं देते थे और यहाँ कोई भी जायज नाजायज काम करने की उन्हें मुकम्मल आज़ादी थी। लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस किसी भी लम्हे उनके कबाब में हड्डी बनकर बना बनाया खेल बिगाड़ सकती थी। उसे अब बेचैनी से आशीष कुमार के सिग्नल का इंतजार था जिसके बाद उन्हें इन एक्शन होना था।